नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक का 20वां अध्याय यानी 20th चैप्टर लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। छोड़ दो उसे। क्या तुम जानते हो कि यंग मास्टर लिन किसका बेटा है? उनमें से एक आदमी ने सुजिन पर चिल्लाया। सुजिन को यह सुनना अच्छा नहीं लगा। आज के समाज की यही समस्या है। अमीर और ताकतवर लोग सिर्फ तब तक निष्पक्ष रूप से लड़ने को तैयार रहते हैं जब तक कि वे जीतने वाले पक्ष में होते हैं। एक बार जब उन्हें एहसास हो जाता है कि वे हारने वाले हैं तो उनके लिए अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता निकालना आम बात है। उनके पिता, वे हमेशा सोचते थे कि वे कभी नहीं हारेंगे क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली पिता है। इसीलिए जबकि आम लोगों को पहचान और प्रभाव बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये उन लोगों के लिए आसानी से मिल जाते हैं जिनके मुंह में चांदी के चम्मच होते हैं। और आपके पिता कौन है? सुजिन ने यंग मास्टर लिन की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और यंग मास्टर लिन को देखते हुए कुटिलता से मुस्कुराया। मेरे पिताजी सिटी के मेयर हैं, लिन तियान्यू। युवा मास्टर लिन को थोड़ा डर लगने लगा जब उसने सुजिन के चेहरे पर वह भयावह मुस्कान देखी। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके पिता ही इस शहर में फैसले लेते हैं तो उसे फिर से हिम्मत मिली। जब लोगों ने सुना कि यंग मास्टर लिन तियान्यू के बेटे हैं तो सभी के दिलों में निराशा छा गई। लिन तियान्यू एक योग्य और सख्त मेयर थे जिन्होंने मेयर के रूप में अपने पहले दिन से ही लगातार अच्छे नतीजे दिए थे। संक्षेप में वह एक ऐसे मेयर थे जिन्हें शहर का हर कोई प्यार करता था। लेकिन यहाँ कोई भी निश्चित नहीं था कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य कानून के गलत पक्ष में है तो क्या वह तब भी ईमानदार और निष्पक्ष रहेंगे। चूंकि यह लड़का मेयर का बेटा था, इसका मतलब था कि वह विशेष सुविधाओं का आनंद लेने का आदी था। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह इतना घमंडी क्यों था और किसी भी संभावित परिणाम की परवाह क्यों नहीं करता था। जो कोई भी कम शक्तिशाली पृष्ठभूमि से आता था उसके पास आम तौर पर इसे सहने और गलत व्यक्ति को अपमानित करने के लिए खुद को बदकिस्मत मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन सुजिन ऐसा नहीं सोचता था। वह अब एक ऐसा इंसान था जिसे नहीं पता था कि वह कितना जी सकता है। इसीलिए उसे किसी चीज का डर नहीं था। वह तो भगवान से भी नहीं डरा था। एक साधारण इंसान तो दूर की बात है। अच्छा, क्या लिन तियान्यू वाकई इतने अद्भुत हैं? सुजिन ने व्यंग किया। फिर वह तांग निंग की ओर मुड़ा और बोला, मिस तांग, मुझे डर है कि मुझे पहले विदा लेनी होगी। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यह छोटा लड़का इस तरह अपनी बात इधर उधर फेंक रहा है। इसीलिए मैं उसे घसीट कर उसके पिता के पास ले जा रहा हूँ। रुको, क्या? तांगनिंग शब्दों के बिना ही स्तब्ध रह गया। यंग मास्टर लिन की तुलना में सुजिन के शब्द और भी अपमानजनक लग रहे थे। वह यंग मास्टर लिन को छोटा लड़का कैसे कह सकता है? तुम मेरे पिताजी से क्या चाहते हो? युवा मास्टर लिन को लगा कि उसकी कलाई टूटने के कगार पर है। लेकिन कलाई में दर्द से भी बदतर यह बात थी कि सुजिन को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मेयर का बेटा है और वह एक वयस्क की तरह दिख रहा था जो एक भटके हुए बच्चे को उसके पिता के पास वापस लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तुम्हारे पिता से क्या चाहिए? मैं उनसे पूछूंगा कि क्या उन्हें पता है कि उनका बेटा यहाँ क्या कर रहा है? सुजिन ने यंग मास्टर लिन को घसीटते हुए कहा। यंग मास्टर लिन को घसीटते हुए बाहर ले जाते हुए उसने बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मेयर इस हफ्ते शहर का सैर सपाटा करने वाले हैं, है ना? युवा मास्टर लिन का दिल बैठ गया जब सुजिन ने उसे घसीटा। यह सच था कि वह मेयर का बेटा था और अपने पिता की वजह से बहुत सी चीजों से बच गया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पिता ने उसके द्वारा किए गए कामों को मंजूरी दी थी। इस पूरे समय में चाहे वह कुछ भी करे, हर कोई उसके पिता की वजह से उसका उपकार करता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितनी परेशानियां खड़ी की हैं। वह जिस किसी को भी नाराज करता
वो अपनी शिकायतों को मामूली मानकर या तो उसे दबा देता या फिर उसे बर्दाश्त कर लेता। उसके पिता के कानों तक कभी कोई गंभीर बात नहीं पहुंची थी। दरअसल उसके माता पिता को हमेशा यह लगता था कि उनका बेटा एक अच्छा लड़का है जो बुजुर्गों का सम्मान करता है और जरूरतमंदों की देखभाल करता है। लेकिन अब सुजिन उसे उसके पिता के पास घसीटने जा रहा था। उसके पिता को जानते हुए यह अनुमान लगाना किसी प्रतिभा की बात नहीं थी कि उसके पिता किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। उसके पिता उसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस बार परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति शामिल था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उसके पिता के राजनीतिक दुश्मन को उसके किए के बारे में पता चल गया और उसने इस बारे में बड़ा हंगामा किया या इसे जनता के सामने उजागर कर दिया तो उसके पिता को एससीटी के मेयर के रूप में अपना पद बनाए रखने में परेशानी हो सकती है। क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? तुम्हें यह करने के लिए यहाँ किसने भेजा? तुमसे मिलना मेरी किस्मत नहीं हो सकती। उन लोगों ने तुम्हें कितना पेमेंट किया है? मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट करूंगा। युवा मास्टर लिन ने निष्कर्ष निकाला था कि सुजिन को उसके पिता के राजनीतिक दुश्मनों में से किसी एक ने भेजा होगा। सुजिन ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यंग मास्टर लिन के साथ मौजूद 3 लोगों ने भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। अपने प्रस्ताव पर सुजिन की प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद यंग मास्टर लिन को यकीन नहीं हुआ कि सुजिन वास्तव में कौन था। उसने विनती करते हुए कहा, सर कृपया, मैं गलत था। आप क्या चाहते हैं? क्या आपको पैसे चाहिए या आप मेरी जान के पीछे पड़े हैं? मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। सुजिन को पता नहीं था कि यंग मास्टर लिन किस बारे में सोच रहा है। उसने इस मामले में अपनी नाक घुसाने का फैसला किया क्योंकि वह पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत था और उसे किसी भी नतीजे का डर नहीं था। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने इस मामले को साफ साफ नहीं निपटाया तो तांग निंग और बाकी लोग फंस जाएंगे। इसीलिए उसने सुनिश्चित करने के लिए मेयर के पास जाने का फैसला किया कि यह मामला ठीक से हल हो। न्याय? आप न्याय को क्या मानेंगे? युवा मास्टर लिन ने पूछा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सहकर्मी से माफी मांगो। साथ ही जब तुमने इसे इस तरह की धमकी दी थी तो मुझे यकीन है कि उसे कुछ हद तक भावनात्मक ठेस पहुंची होगी। इसीलिए तुम्हें इसके लिए भी उसे मुआवजा देना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता? सुजिन ने चलना बंद कर दिया जब उसने देखा कि यंग मास्टरलिन हार मानने के लिए तैयार दिख रहा था। युवा मास्टरलिन फूट फूट कर रोने की कगार पर था। यह सच था कि सबसे पहले उसकी गलती थी। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसने देखा कि सुजिन की सहकर्मी में से एक का फिगर काफी अच्छा था और उसने उसे छुआ। इसीलिए उसने तुरंत शराब का एक गिलास पकड़ा और उसे उसके ऊपर उड़ेल दिया। वह इस बात से सहमत था कि वह इसके लायक था और यह उसके लिए बहुत बुरा था, लेकिन साथ ही उसने वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अंत में उसे बदले में मारा गया और उसकी कलाई टूटने के कगार पर थी और अब सुजिन वास्तव में उससे मुआवजा मांग रहा था। ऐसा कुछ उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यंग मास्टर लिन ने सुजिन को अपने पिता से मिलने के लिए रोकने की हिम्मत नहीं की और वह सुजिन को लड़ाई में हरा भी नहीं सकता था। इसीलिए उसके पास हार मानने और सुजिन की कही बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यंग मास्टर लिन द्वारा उनकी शर्तों पर सहमति जताने के बाद सुजिन ने उसे वापस रेस्टोरेंट में घसीटा, लेकिन उसने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक टैगनिंग और कुछ सहकर्मियों के बीच बहस हो रहा था। मालिक ने जैसे ही सुजिन को वापस अंदर आते देखा, वह तुरंत काउंटर के पीछे छुप गया। अब क्या हो रहा है? सुजिन ने तांगनिंग से पूछा। तांगनिंग को नहीं पता था कि सुजिन ने यंग मास्टर लिन को वापस रेस्टोरेंट में क्यों घसीटा था, लेकिन उसकी तत्काल प्रतिक्रिया थी, यह रेस्टोरेंट हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। जब मैंने यह जगह बुक की थी तो उन्होंने मुझे कुल $1000 का बिल वसूलने की सहमति जताई थी, लेकिन अब वे इसके बदले $8000 मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि अभी भी ऐसे व्यवसाय हैं जो अपने ग्राहकों को लूटने के बारे में इतने खुलेआम बोलते हैं। सुजिन को आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांगनिंग मालिक से इस तरह की किसी बात पर बहस करेगी। वे डोंगसू, अभी यहाँ बाहर आओ। इससे पहले कि सुजिन कुछ कह पाता, यंग मास्टर लिन ने अचानक आवाज लगाई और मालिक तुरंत काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला था। यह क्या हो रहा है? बॉस, मैंने देखा कि वे आपको मार रहे थे, इसीलिए मैं बस आपके लिए उन्हें सबक सिखाने का तरीका ढूंढ रहा था। मालिक ने चेहरे पर आंसू भरे भाव के साथ जवाब दिया।
यंग मास्टरलिन की पहली प्रवृत्ति गुस्से में मालिक को लात मारने की थी, लेकिन क्योंकि सुजिन ने पहले ही उसके पैर पर मुक्का मारा था, इस अचानक हरकत ने यंग मास्टरलिन को लगभग घुटनों पर ला दिया था। शुक्र है कि वह अभी भी सुजिन के पैरों के ऊपर लटका हुआ था, इसीलिए वह फर्श पर नहीं गिरा। और तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? अपना काम करो, तुम्हें कल यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं है, यंग मास्टरलिन ने गुस्से में चिल्लाया। सुजिन ने जल्दी से उसकी बातों को मिलाया और वह हंसा और बोला, अच्छा तो यह रेस्टोरेंट तुम्हारा है? हाँ, आज आपका भोजन मेरे खर्चे पर है, कृपया इसे मेरी माफी के तौर पर लें, यंग मास्टरलिन ने अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह अंदर से मर रहा था, उसे अपने पूरे जीवन में इस तरह का नुकसान कभी नहीं सहना पड़ा था, लेकिन अब उसके पास अपने अभिमान को निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सुजिन ने अपना सिर हिलाया। वह सोच रहा था कि यंग मास्टरलिन जैसा कोई व्यक्ति इस जगह के रेस्टोरेंट में क्यों आएगा। तो वह वास्तव में एक व्यवसाय था जिसे यंग मास्टरलिन चलाते थे। अंत में सुजिन ने यंग मास्टरलिन को तांगनिंग और उसके अन्य सहकर्मियों से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जहां तक मेंटल हैरेसमेंट के लिए लड़की को मुआवजा दिए जाने की बात है, तो जिस लड़की ने उस पर रेड वाइन छिड़की थी वह इसे स्वीकार करने से बहुत डरी हुई थी। इसीलिए उसने जोर देकर कहा कि उसे मुआवजा दिए जाने की जरूरत नहीं है। सुजिन इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज जो हुआ वह तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। भविष्य में अगर तुम्हें कोई शिकायत करनी हो तो सीधे मुझसे मिल लेना। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? सुजिन ने यंग मास्टरलिन से कहा और यंग मास्टरलिन को छोड़ दिया और उसके कंधे थपथपाए। सुजिन को अब यह कोई मुश्किल समस्या नहीं लगती थी। वास्तव में अगर यंग मास्टरलिन ने वाकई उसके लिए जीवन कठिन बनाने की कोशिश की तो वह उसे एक अच्छा सबक सिखाने के लिए तैयार था। युवा मास्टरलिन ने उसकी दुखती कलाई को रगड़ा और दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे पास हिम्मत है। मैं आज हार गया, लेकिन तुम रुको, मैं किसी दिन तुमसे बदला लूंगा। सुजिन ने सिर हिलाया और यंग मास्टरलिन की धमकी से बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। इसके बाद सुजिन अपने सहकर्मियों के साथ वापस चला गया और पूरा विभाग एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद यंग मास्टरलिन के कर्मचारी ने पूछा, यंग मास्टरलिन, क्या आप चाहते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं और उन्हें इससे निपटने के लिए कहूं? क्या तुम मूर्ख हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? यह एक छोटा शहर है जहां शहर सिर्फ इसलिए तुम्हारी चापलूसी करता है कि तुम्हारे पास थोड़ा पैसा है। हम एस सिटी में हैं, जो इस देश का सबसे विकसित और सबसे धनी शहरों में से एक है। यहाँ तक कि मेरे पिता भी इस शहर में पुलिस को आदेश देने की हिम्मत नहीं करते। क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम कोई बड़े आदमी हो? युवा मास्टरलिन पहले से ही गुस्से में थे, इसीलिए जब उन्होंने अपने कर्मचारी को इतनी मूर्खतापूर्ण बात करते हुए सुना तो वे गुस्से में आ गए और उस कर्मचारी को जोरदार थप्पड़ मारा। उसके बाद उसने भौं सिकोड़ते हुए कहा, या तो यह आदमी किसी शक्तिशाली परिवार से है या फिर पागल है। मुझे परवाह नहीं कि कौन है, पता लगाओ कि वह कौन है। मैं समझ गया, कर्मचारी ने कहा। इस बीच जब सुजिन और उसके साथी रेस्टोरेंट से चले गए तो ली झिकाई सुजिन के पास आया और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम लड़ाई में इतने अच्छे हो, लेकिन गंभीरता से कहूँ तो वह लड़का एक बहुत शक्तिशाली परिवार से है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए तुमसे बदला लेगा। मुझे पता है, लेकिन मुझे किसी न किसी समय उसे रोकना ही था। मैं वहां खड़े होकर अपने सहकर्मियों को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता था। सुजिन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मानो जो कुछ हुआ उसका उसके लिए कोई मतलब नहीं था। ली झिकाई ने चुपचाप आह भरी। उसे भी पता था कि अगर सुजिन ने खड़े होकर उसके लिए लड़ाई नहीं की होती तो रेस्टोरेंट में पहले मौजूद सभी लोग फंस जाते और उसे भी बुरी तरह से थप्पड़ मारा जाता। तांगनिंग उस लड़की के साथ चली गई जिसने यंग मास्टरलिन को सबसे पहले नाराज किया था और उसका शुक्रिया अदा किया। सुजिन, मैं आज के लिए वास्तव में आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे दफ्तर में सबसे मर्दाना आदमी आप होंगे। बाकी सभी लोग तो बहुत डरपोक हैं। ऐसा मत कहो, हर किसी की अपनी मुश्किलें होती हैं, इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। सुजिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर महिलाओं को धमकाने वाले लोग सिर्फ बदमाश होते तो उसे पूरा यकीन था कि कोई उनसे भी लड़ता, लेकिन यंग मास्टरलिन की पृष्ठभूमि ने उसे बहुत बड़ा फायदा दिया। सुजिन के किसी भी सहकर्मी के लिए इस शहर में नौकरी पाना आसान नहीं था, इसीलिए उनके लिए यह स्वाभाविक था कि अगर वे कर सकते हैं
तुम मेयर के बेटे जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ परेशानी से दूर रहते। लेकिन तांगनिंग ने ऐसा नहीं सोचा। उसने बगल में बैठी लड़की को खींचते हुए कहा, लीमान, तुम्हें पता है कि वाकई सुजिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह नहीं होता तो तुम निश्चित रूप से बड़ी मुश्किल में फंस जाती। लीमान ने सिर हिलाया और उसने सुजिन की ओर अपनी हमेशा की तरह घमंडी व्यक्ति के बजाय एक सुंदर मुस्कान के साथ देखा। सुजिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली बार आपको कॉफी पिलाऊंगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। सुजिन ने बिना सोचे समझे कहा। उसे कॉफी पीना वाकई पसंद नहीं था, क्योंकि उसे कॉफी बहुत कड़वी लगती थी। लेकिन लीमान को ये शब्द अलग लगे। कंपनी में सबसे सुंदर लड़की होने के नाते उससे बात करने के लिए उसके बहुत सारे प्रशंसक लाइन में खड़े थे। वह जिस किसी के साथ कॉफी पीने के लिए राजी होती, वह अब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता। कोई भी उसे इस तरह मना नहीं कर सकता। तांगनिंग और ली झिकाई ने एक दूसरे को अजीब नजरों से देखा, जबकि सुजिन ने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। लीमान ने गुस्से में कहा, ठीक है, तो फिर भूल जाओ। हाँ, यह ठीक है। सुजिन ने थोड़ा सिर हिलाया, जिससे तांगनिंग और ली झिकाई दोनों हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सुजिन वाकई सिर्फ मूर्ख है या लीमान ने पहले कभी उसे नाराज किया था। लेकिन अगर लीमान ने पहले भी उसे नाराज किया था तो वह आज उसके लिए क्यों खड़ा हुआ। सुजिन ने लीमान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और तांगनिंग को एक चापलूसी भरी मुस्कान देते हुए कहा, मिस तांग, आज मेरे प्रदर्शन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि आप मुझे पूर्ण उपस्थिति पुरस्कार राशि देने पर फिर से विचार कर सकती हैं? सुजिन की प्राथमिकताओं पर तांगनिंग लगभग हंस पड़ी, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। ये कंपनी के नियम हैं और मैं उन्हें बदलने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन तुमने आज अच्छा काम किया, इसीलिए मैं तुम्हें कंपनी की ओर से पुरस्कृत करूंगी। तुम्हें अभी भी अपनी पूरी उपस्थिति के लिए इनाम के पैसे मिलेंगे, बस एक अलग स्रोत से। क्या यह तुम्हारे लिए काम करेगा? मिस्टर, आप सबसे अच्छी हैं, सुजिन ने खुशी से कहा। अब पैसे का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे पहले की तरह जीवन जीने का एहसास अच्छा लगा। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम लड़ाई में इतने अच्छे हो। तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कल सुबह मेरे दफ्तर आना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नई नौकरी है। तांगनिंग ने कहा, अच्छा, नई नौकरी। और इसी के साथ हेल्थ हैंडबुक का ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए